नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज के इस स्टैटिक प्रेशर के टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टैटिक प्रेशर को स्टडी करने वाले हैं। तो स्टैटिक प्रेशर किससे रिलेटेड है? फैन से रिलेटेड है। तो एचवीएसी सिस्टम में जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है उसमें सबसे बड़ा रोल जो होता है फैन का होता है। और फैन का जो मेन काम क्या होता है? हवा का जो प्रेशर है उसको क्रिएट करना, और प्रेशर क्रिएट करने के बाद में हवा जो है उसका कंटिन्यूस फ्लो क्रिएट करना, ताकि एयर कंडीशनिंग रूम में कंटिन्यूस हवा जो है मिलती रहे। अब ये जो प्रेशर क्रिएट करते हैं इसमें तीन प्रकार के प्रेशर होते हैं। पहला होता है स्टैटिक प्रेशर, दूसरा होता है वेलोसिटी प्रेशर और तीसरा होता है टोटल प्रेशर। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग स्टैटिक प्रेशर क्या है इसे स्टडी करेंगे। अब हम इस डायग्राम की मदद से स्टैटिक प्रेशर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो ये जो है डक्ट है, ब्लू कलर में जो दिखाया दैट इज डक्ट, और इस डक्ट में से हवा जा रही है। ओके, इसमें ब्लोअर वगैरह पार्ट भी होंगे। ब्लोअर हवा को पुश कर रहा है डक्ट के अंदर और फिर वो हवा आगे की ओर जा रही है, बराबर। तो ये जो रेड एरो है ना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो। हवा जो है ऐसे आगे बढ़ रही है। जब हवा ऐसे आगे बढ़ेगी ना, तो साथ ही में हवा का प्रेशर इन चारों दिशा में भी क्या होगा? एक्ट होगा। हवा सिर्फ आगे तो बढ़ेगी, लेकिन उसका जो है चारों साइड में भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा, और दैट प्रेशर इज कॉल्ड एज स्टैटिक प्रेशर। मतलब हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं? हवा जब आगे की ओर डक्ट में बढ़ती है तो हवा का प्रेशर जो है ना डक्ट के चारों वॉल में आता है। ये डक्ट की वॉल हो गई ना, ये देखो मैंने डक्ट वॉल लिखा है। ये क्या होगी? एक वॉल हो गई यहाँ पे, फिर टॉप में एक वॉल होगी, फिर यहाँ पे एक वॉल होगी और बॉटम में एक वॉल होगी। तो डक्ट में 4 वॉल होगी। तब हवा जब आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ने के बाद में हवा का जो वॉल के ऊपर प्रेशर आता है उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक प्रेशर। अब होता क्या है, एचवीएसी सिस्टम में हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं? हवा जो बहती है ना, तो हवा जब बहती है तो उसके फ्लो को जब रेजिस्टेंस होता है उसको हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हवा आगे की ओर बढ़ रही है, डक्ट का ए जो एंड है खुला है तो हवा आगे निकल के जाएगी, तब कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने डक्ट का ए जो एंड है उसको बंद कर दिया, मान लो यहाँ पे मैंने फ्लो बंद कर दिया, अब क्या होगा? हवा के फ्लो को यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होगा, हवा आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि ये मैंने बंद कर दिया है। अब हवा क्या होगी? साइड में फैलना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया? डक्ट पे जो है स्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होता है। तो एचवीएसी सिस्टम में हम लोग मेनली स्टैटिक प्रेशर को किस हिसाब से देखते हैं? अगर सिस्टम में एयर फ्लो को कुछ अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, रिस्ट्रिक्शन है, तो वहां का स्टैटिक प्रेशर बढ़ता है। अगर सिस्टम का स्टैटिक प्रेशर बढ़ गया तो समझने का जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें हवा के फ्लो को कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन है। तो हम लोग इस तरीके से स्टैटिक प्रेशर को समझते हैं। और स्टैटिक प्रेशर अगर बढ़ गया तो हम क्या समझते हैं उससे कि डक्ट में या एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है, जिसकी वजह से सिस्टम का स्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है। अभी ये सवाल है कि ये जो स्टैटिक प्रेशर बढ़ता है इसको गिनते कैसे? तो स्टैटिक प्रेशर को चेक करने के लिए पीटो ट्यूब यूज की जाती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पीटो ट्यूब को स्टडी नहीं करेंगे। तो हम लोग वाटर बैरोमीटर जो है उसको यूज करके जो स्टैटिक प्रेशर है उसको कैसे गिना जाता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वाटर बैरोमीटर क्या होता है? ऐसे कुछ एक कांच की नली होती है, ओके, और इसमें सिंपली वाटर भरा होता है, दूसरा कुछ नहीं है। हाफ लेवल तक यहाँ तक इसमें क्या होगा? पानी भरा होगा, और उसका एक एंड जो है दैट वो एक्सटेंड किया जाता है, और एक्सटेंड करके डक्ट में कहीं पे तो इंसर्ट किया जाता है। ओके, अब ये सब मान लो डक्ट है और यहाँ पे ब्लोअर है, ब्लोअर कंटिन्यूसली हवा को पुश कर रहा है डक्ट के अंदर। हवा का डायरेक्शन जो है ऐसे कुछ हवा आगे बढ़ रही है। ओके, अब ये जो यूट्यूब मैनोमीटर हमने लगा के रखा हुआ है इसका जो एक सिरा है डक्ट के अंदर है, लेकिन एक सिरा अगर आप देखोगे तो दैट इज नॉट फेसिंग द एयर फ्लो। एयर फ्लो को डायरेक्टली फेस नहीं कर रहा, मतलब ऐसा उसका मुंह नहीं है। तो हवा ऊपर से निकल के जाती है और वो एयर फ्लो को कैसे है? परपेंडिकुलर है। हवा ऐसे आगे निकल के जा रही है, तो हवा जब आगे निकल के जाएगी, जैसे इस केस में मैंने बोला कि चारों साइड में कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर देगी। तो जब हवा आगे निकल के जाती है तो कुछ हवा जो है अपना प्रेशर यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर भी देती है। ओके, तो ये जो है ये स्टैटिक प्रेशर हो गया। जैसे हम लोग ने डेफिनेशन पे देखा, जब हवा सामने की ओर निकल के जाती है और साइड में परपेंडिकुलरली जो प्रेशर वो एक्सर्ट करती है, उस प्रेशर को हम स्टैटिक प्रेशर कहते हैं। हवा तो आगे निकल के गई, लेकिन कुछ ना कुछ प्रेशर हो क्या करेगी? नीचे की ओर भी देगी, ऊपर की ओर भी देगी, इस वॉल में भी देगी, उस वॉल में भी देगी। तो उसमें से एक कंपोनेंट जो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। जो प्रेशर नीचे की ओर आ रहा है वो कहाँ पे आएगा? इस वाटर कॉलम के ऊपर आ जाएगा। ओके, वाटर कॉलम के ऊपर आने के बाद भी क्या होगा? जब इस वाटर कॉलम के ऊपर प्रेशर आ जाएगा तो ये जो एंड है दैट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर को ओपन है। ओके, अगर यहां से कोई प्रेशर आ रहा है तो ये प्रेशर पानी के ऊपर आएगा और जिसकी वजह से पानी जो है ऊपर की ओर में चढ़ जाएगा। तो मान लो यहां से पानी का लेवल जो है इंक्रीज होके इतना इंक्रीज हो गया, और एक जो हाइट है वाटर कॉलम की, ओके, वाटर कॉलम की जो हाइट है ये मान लो 20 mm है। ओके, 20 mm ऑफ
वाटर कॉलम बोल सकते हैं या फिर वाटर गेज भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर केस में जब हवा जो है ब्लोअर पुश कर रहा है, ब्लो कर रहा है डक्ट के अंदर, जब हवा आगे बढ़ रही है तो उसका जब प्रेशर हम वाटर मैनोमीटर से लेते हैं तो वाटर मैनोमीटर के ऊपर पानी की जो हाइट है वो 20 mm से बढ़ रही है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर डक्ट में जो स्टैटिक प्रेशर है वो स्टैटिक प्रेशर कितना है, 20 mm ऑफ वाटर गेज या वाटर कॉलम, इतना स्टैटिक प्रेशर इस केस में यहाँ पे है। तो स्टैटिक प्रेशर को समझने के लिए हम लोग और एग्जांपल लेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 एंड 80। हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और वो कहते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर 120 और 80 है तो दैट इज नॉर्मल, मतलब आपको कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सिमिलर टू दैट हमारी जो सिस्टम है अगर हेल्दी है तो कैसे पता चलेगा, स्टैटिक प्रेशर से। समझो नॉर्मल इस एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो स्टैटिक प्रेशर है दैट इज 20 mm ऑफ वाटर गेज या वाटर कॉलम। ओके, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज हो गया, मतलब ये 120 की जगह पे समझो 180 हो गया और 80 की जगह पे समझो यहाँ पे बढ़ के 120 हो गया। ओके, तो ये जो वैल्यूज है यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज हो गई। और डॉक्टर क्या कहेंगे, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको दवाई खाने की जरूरत है, आपको कुछ ना कुछ इसके ऊपर एक्शन लेनी पड़ेगी ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल पे आ जाए। सिमिलर टू दैट अगर हम हमारी नॉर्मल रीडिंग्स अगर 20 mm ऑफ वाटर गेज है और ये बढ़ के समझो हो गई 40 mm ऑफ वाटर कॉलम या वाटर गेज, अब हमें वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि क्या हो रहा है, जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होती है उसमें बहुत सारी अटकलें होती है, उसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए। जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है उसमें ऑब्वियसली एयर फिल्टर्स होंगे, एयर फिल्टर क्लॉग हो सकते हैं तो हवा के फ्लो को रोकेंगे। या फिर कूलिंग कॉइल होती है, कूलिंग कॉइल ड्राई भी हो सकती है और ऑब्वियसली वेट भी होगी, क्योंकि अगर वो एयर कंडीशनर चलेगा तो उसके ऊपर पानी जमा होगा, तो वेट कॉइल में हवा को फ्लो होने के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा। कई बार कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस फॉर्मेशन हो जाता है या फ्रॉस्ट फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि हवा जो है प्रॉपरली वहां से बह नहीं हो सकती, तो वहां पे एयर फ्लो को रिस्ट्रिक्शन होगा। फिर डैम्पर्स होते हैं हवा के प्रेशर को, हवा को कंट्रोल करने के लिए बेसिक डैम्पर्स करते हैं। स्प्लिटर्स होते हैं, उसमें सप्लाई रिटर्न एयर ग्रिल्स होती है एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, हीटिंग कॉइल्स होती है। ओके, उसके बाद में डक्ट होते हैं, सप्लाई डक्ट खुद लंबे चौड़े डक्ट होते हैं। डक्ट जितना लंबा होगा उतना हवा को फ्लो होने के लिए ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा। रिटर्न डक्ट उसमें हो सकता है। ह्यूमिडिफाइंग वाटर स्प्रे हो सकते हैं, कई जगह पे वाटर को ह्यूमिडिफाइड करने के लिए वाटर स्प्रे लगवाए जाते हैं और वाटर स्प्रे में से जब हवा जाती है तो उसको फिर से रिस्ट्रिक्शन ऑफर होता है। या फिर कई जगह पे एलिमिनेटर्स लगे होते हैं। ओके, तो ये सारे जो कंपोनेंट डक्ट के अंदर जब लगते हैं तो हवा के फ्लो को रिस्ट्रिक्शन होता है। और रिस्ट्रिक्शन होने के बाद में, जैसे मैंने इस एग्जांपल में बोला कि हवा का फ्लो जो है अगर यहाँ पे पार्शली अगर क्लॉग हो गया, मान लो कि इतना हवा का फ्लो बंद हो गया तो हवा यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, तो क्या होगा, इस पोर्शन में हवा का जो प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ते जाएगा। और प्रेशर बढ़ने के बाद में जैसे मैंने बताया कि ये 20 है तो 20 की जगह पे ये बढ़ के क्या हो सकता है, यहाँ पे 40 mm ऑफ वाटर गेज जितना हो सकता है। ओके, तो अगर प्रेशर बढ़ गया तो उसको हम कैसे लेते हैं, उसको हम कैसे समझते हैं कि डक्ट के अंदर या एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर ये सारे जो कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसके कारण हवा का जो है यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर बढ़ गया। अब स्टैटिक प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे पहले 20 mm ऑफ सॉरी 20 mm ऑफ वाटर गेज या वाटर कॉलम इतना प्रेशर था। अब क्या होगा, जब यहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये प्रेशर डायरेक्टली जो है एक्ट करता है ब्लोअर के ऊपर। मतलब लोड किसके ऊपर आता है, ब्लोअर के ऊपर। और ब्लोअर का लोड किसके ऊपर जाता है, मोटर के ऊपर। मतलब अगर स्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो मोटर के ऊपर लोड बढ़ रहा है, तो मोटर की जो पावर कंजम्पशन है वो पावर कंजम्पशन हाई हो रही है। और हवा जो प्रेशर कम होने के बाद में जितनी हवा वो पुश कर सकता है, प्रेशर बढ़ने के बाद में अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ का स्टैटिक प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लोअर इतनी इफेक्टिवली हवा को वहां पे पुश नहीं कर सकता। तो जो एयर कंडीशनिंग रूम है फाइनली वहां पे जितनी हवा जानी चाहिए उतनी हवा वहां तक नहीं पहुंचेगी, यानी एयर क्वांटिटी जो होती है, या फिर इसको हम नॉर्मली सीएफएम जो कहते हैं, वो सीएफएम वहां पे कम हो सकता है, मोटर के ऊपर लोड आ सकता है, मोटर जल सकती है, मोटर का जो पावर कंजम्पशन है वो पावर कंजम्पशन हाई हो सकता है, और ओवरऑल जो एचवीएसी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी वहां पे डाउन हो सकती है। और इसके लिए हमें ये जो स्टैटिक प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसको चेक करने आना चाहिए और चेक करके हम लोग को डिसाइड करने आना चाहिए कि एग्जैक्टली जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। आगे जाके सवाल आता है कि स्टैटिक प्रेशर मेजर कहाँ पे करना है। जैसे डॉक्टर जब बीपी चेक करता है तो आर्म्स के ऊपर चेक करता है, और कहीं वो ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करता। वैसे स्टैटिक प्रेशर चेक करने की भी कोई तो एक जगह होगी, वहीं पे स्टैटिक प्रेशर चेक करना चाहिए। अब क्या होता है, ये जो डक्ट है ना,
डक्ट में से जब हवा बाहर निकलती है तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर लेने जाओगे जस्ट आउटलेट ऑफ द ब्लोअर, तो यहाँ पे हवा में टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होता है, तो हवा जो है मिक्स होकर बाहर निकलती है क्योंकि जस्ट डक्ट के इस फैन में से बाहर निकली है। तो हमें वहां पे अगर हम रीडिंग लेने जाएंगे स्टैटिक प्रेशर या वेलोसिटी प्रेशर कोई भी प्रेशर हो तो यहाँ पे प्रॉपर रीडिंग कभी नहीं आती है। तो उसके लिए रूल क्या है, उसके लिए रूल ऐसा बताया है कि जो फैन आउटलेट है इसको हम फैन आउटलेट कहेंगे, फैन से जब बाहर डक्ट कनेक्ट होता है तो दैट इज कॉल्ड एज फैन आउटलेट। तो मान लो इस केस में फैन आउटलेट जो है उसकी जो साइज है दैट इज 1 फीट 1 फीट 1 फीट, चारों जो है 1 फीट के है। तो हमें एवरेज ऑफ साइड लेना है। ओके, अगर हम इनका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आएगा 1 फीट। ओके, क्योंकि चारों साइड है ना 1 फीट की है ना, इसका एवरेज निकालेंगे तो 1 फीट आएगा। तो रूल ऐसा है जो भी एवरेज साइड है, ओके, एवरेज साइड जो होता है फैन आउटलेट का, ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं फैन आउटलेट एवरेज साइड जो है उसको हम करने के बाद में जो डिस्टेंस आएगा उतने डिस्टेंस पे अगर लैमिनर है मतलब स्ट्रेट फ्लो है एयर का या डक्ट स्ट्रेट है तो वहां पे मेजरमेंट लेना है। ओके, तो इस केस में हमारा एवरेज 1 है इंटू 7.6 करेंगे तो 7.6 फीट आता है। मतलब इस फैन आउटलेट से हम यूट्यूब पैरामीटर का डिस्टेंस कितना लेंगे 7.6 फीट, और 7.6 फीट पे हमें क्या करना है, मैनोमीटर लगाना है और वहां पे भी कोई बेंड नहीं होना चाहिए। अगर बेंड है तो वहां पे रीडिंग ले सकते हैं, वहां पे डक्ट अगर स्ट्रेट है तो स्ट्रेट डक्ट में अगर आप रीडिंग लोगे या उससे ज्यादा डिस्टेंस लोगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे आपकी रीडिंग प्रॉपर आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट एट द आउटलेट ऑफ द फैन टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसे हवा आगे बढ़ेगी 7.6 टाइम द फैन आउटलेट के जो एवरेज होता है उसके, अगर 7.6 टाइम हम आगे बढ़ते हैं तो हवा का फ्लो लैमिनर या सीधा होने के लिए यहाँ पे स्कोप मिलता है और आगे जाके हवा का फ्लो थोड़ा सा सीधा हो जाता है और सीधा होने के बाद में जो रीडिंग्स आती है वो रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट आती है। और इसके लिए आपको फैन आउटलेट का जो एवरेज है, साइड का जो एवरेज है, इसको इंटू 7.6 करना है और वो जो डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस पे स्टैटिक प्रेशर का मेजरमेंट आपको लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।